हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन एफएफ। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो प्रीवियसली हमने हमारी एक स्टोरी दी एंजल्स प्रोटेक्टिव हस्बैंड को कंप्लीट किया था और आज मैं आपके लिए आपकी ही रिक्वेस्ट पर एक और शानवांग एफएफ लेकर आई हूँ। एफएफ का नाम है यू कांट रन अवे फ्रॉम मी, यू आर माइन। तो स्टोरी के बारे में खुद जान लेते हैं। ये स्टोरी एक मॉडर्न शानवांग ओमेगावर्स एफएफ है। इसमें टॉप व्यू शन और बॉटम लेनवांग जी है। सेकंड, ये स्टोरी फुल ऑफ माय इमेजिनेशन पर बेस्ड है, तो इसका रियल एक्टर से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। और इसमें जितने भी कैरेक्टर मैंने यूज़ किए हैं या फिर कैरेक्टर्स के लिए जो भी मैंने वर्ड्स यूज़ किए हैं, ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। तो प्लीज़ डोंट टेक इट टू योर हार्ट एंड एंजॉय द एफएफ। तो एफएफ को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर इस पार्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो ही मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। तो आइए पार्ट को स्टार्ट करते हैं। चाइना की सबसे बड़ी और लार्जेस्ट कंपनी द एम्पायर ऑफ यिलिंग पेट्रियार्क, उसमें हमें एक पर्सन दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। वो पर्सन बहुत थिन था। उसने एक वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट्स पहन रखे थे। उसकी आंखों के नीचे हल्के हल्के डार्क सर्कल्स थे। वो पर्सन बहुत थिन था। वो दौड़ता हुआ एक जगह पर जाता है तो देखता है कि बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं। वो सभी उस ऑफिस के एम्प्लॉय थे जहाँ वो काम करता है। वो भी एक एम्प्लॉय के पास जाकर खड़ा होता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, चेंग शाओ, आज तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? क्या आदमी जल्दी आ गया? और मुझे नहीं पता कि ये सब यहाँ होता है। ये सुनकर चेंग शाओ, जो कि एक बीटा थी, उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, वांग जी फाइनली तुम आ गए। मैं तुम्हारे लिए कितना टेंशन ले रही थी, तुम मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहे थे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, और तुम मेरे लिए टेंशन क्यों ले रही थी? चेंग शाओ ने कहा, मुझे टेंशन हो रही थी क्योंकि आज यहाँ का सीईओ आने वाला है और मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें पहले दिन ही सीईओ से डांट खानी पड़े। ये सुनकर वांग जी थोड़ा शॉक हुआ। थोड़ी देर साइलेंस के बाद उसने फिर से कहा, पर जहाँ तक मैंने सुना है, सीईओ तो पिछले 3 साल से कंपनी में ना आए हैं, ना ही उन्होंने मीडिया के सामने अपना फेस रिवील किया है, तो फिर आज वो यहाँ क्यों आ रहे हैं? ये सुनकर चेंग शाओ ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि अब से वो अब इस कंपनी में आकर ही अपना वर्क करेंगे। पहले हम जो वर्क करके उनके पर्सनल असिस्टेंट के हाथों उनके घर पर भिजवाते थे, अब वो यहाँ सीईओ की चेयर पर बैठने वाले हैं और अब से वही इस कंपनी को संभालने वाले हैं। इससे पहले कि वांग जी को आगे सवाल पूछ पाता, तभी उन्हें कदमों की आवाज़ सुनाई देती है और सबकी नज़र सामने चली जाती है, जहाँ से एक टॉल और हैंडसम पर्सन आ रहा था। उस पर्सन की आंखें बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी थी। फेस पत्थर की तरह स्टिफ और कोल्ड था और उसका फेस सपाट था। उसके फेस पर कोई भी इमोशन नहीं था। उसके फेस को देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो क्या सोच रहा है। वो पर्सन अपने लंबे कदमों को बढ़ाते हुए इन सभी एम्प्लॉयज़ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और सबकी तरफ अपनी नज़रों को देखता है। पर वहीं वांग जी, जिसने उस पर्सन को देखा था, वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वही चेंग शाओ, जो कि उस हैंडसम पर्सन को देखकर उस पर ड्रूल होने लगी थी, उसने वांग जी स्लीव को पकड़ते हुए कहा, वांग जी ये कितना हैंडसम है। मुझे नहीं पता था कि हमारा सीईओ इतना हैंडसम और यंग होगा। मुझे लगा था कि कोई ओल्ड पर्सन होगा जिसने ये कंपनी खड़ी की है, लेकिन ये तो बहुत ही यंग लग रहा है। पर वांग जी तो जैसे अपने जहन में था ही नहीं। वो तो पता नहीं कहाँ खोया हुआ था। तभी उस पर्सन, जो कि फेरामोन से एक डोमिनेटिंग अल्फा लग रहा था, वो सबकी तरफ देखता है और कहता है, मैं विभूषण, इस कंपनी का सीईओ। ये बोलकर वो पोज लेता है और सबकी तरफ देखता है। अपनी नज़रों को सबकी तरफ घुमाते हुए उसकी नज़र एक पर्सन पर जाती है जो कंटिन्यूसली बस नीचे देखे जा रहा था। थोड़ी देर तक वो बस उस पर्सन को ही देखता रहता है। उसके फेस से कोई नहीं बता सकता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसीलिए वो उस पर्सन को
उस पर्सन को देखकर क्या सोच रहा है ये भी कोई नहीं बता सकता था। उसने कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे नहीं पता पिछले 3 सालों में आप यहाँ कैसे काम कर रहे थे, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ और अब से मैं इस कंपनी को खुद संभालने वाला हूँ, तो मुझे एक भी गलती नहीं चाहिए। अब तक आप जैसे रहते हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब से अगर कोई टाइम से 1 मिनट भी लेट हुआ तो वो अपनी जॉब से हाथ धो बैठेगा। और दूसरी बात, मुझे काम में डिले बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे काम एकदम सही चाहिए। तो और तीसरी बात, अगर किसी ने चीट करने की कोशिश की या फिर इस कंपनी की इन्फॉर्मेशन को कहीं और भेजने की कोशिश की तो मैं उसके साथ क्या करूँगा ये वो सोच भी नहीं सकता। तो ध्यान रखना कि आप लोग मेरी बेड साइड पर ना जाओ और अपने काम को ध्यान से और ईमानदारी से करो। ये सुनकर सभी एम्प्लॉयज़ के फोरहेड पर एक ठंडा पसीना दौड़ जाता है, क्योंकि उस अल्फा की आवाज़ सच में बहुत ज़्यादा कोल्ड थी और डीप थी, जिसे सुनकर ही बहुत सारे ओमेगास के तो बॉडी में शिवर दौड़ गया था और उसके फेरामोन जिससे ओमेगाओं को सफोकेशन हो रही थी, क्योंकि वो फेरामोन्स बहुत डार्क थे। वहीं चेंगशा वांग जी जो कि अपने ही ख्यालों में था, उसने फील किया कि चेंगशा उसे बुला रही है, तो उसने चेंगशा की तरफ देखा तो कहा, चेंगशा ने कहा, वांग जी तुम कहाँ खो गए हो, चलो, तुम्हें सुना नहीं बॉस ने क्या कहा। ये सुनकर वांग जी ने उस केबिन की तरफ देखा जहाँ पर अभी अभी सीईओ अंदर गए थे। वांग जी ने कहा, नहीं मतलब क्या कहा उन्होंने। ये सुनकर चेंगशा ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, उन्होंने अभी के अभी मार्केटिंग की एक फ़ाइल मंगाई है वहीं से, और सभी एम्प्लॉयज़ की भी एक फ़ाइल मंगाई है, जाओ और देकर आओ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, पर मैं क्यों। चेंगशा ने अपने सिर पर मारते हुए कहा, वांग जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड तुम हो तो तुम ही लेकर जाओगे, और अगर तुम जा रहे हो तो एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल भी तुम ही ले जाओ। अलग अलग ले जाने में क्या मतलब है। और ध्यान रखना, वो बॉस मुझे बहुत कोड लगा, तो उसकी बेड साइड पर जाना भी मत, वैसे भी तुम्हारा लक ख़राब है। ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया। चेंगशा ने कहा, जल्दी करो, उन्होंने सिर्फ 15 मिनट दिए हैं। ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया। उसके बाद उसने एक फ़ाइल मार्केटिंग डिपार्टमेंट की और दूसरी फाइल सभी एम्प्लॉयज़ की, जिसमें एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स थी, उसको ली और वो केबिन की तरफ चला गया। उसने एक डीप ब्रीथ ली, उस केबिन पर नॉक किया। अंदर से वही डीप और कोल्ड वॉइस आई, कम इन। वांग जी ने उस डोर को ओपन किया और वो अंदर चला गया। वो टेबल से पहले थोड़ा दूर खड़ा हुआ और 90 डिग्री वॉक किया और फिर दोनों फाइल्स को सीईओ के टेबल्स पर रख दिया। वो जियान ने भी बिना वांग जी की तरफ देखे उन फाइल्स को उठाया और उनको रीड करने लगा। थोड़ी देर तक रीड करने के बाद एक फ़ाइल को रीड कर चुका था, शायद वो एम्प्लॉयज़ की फ़ाइल थी। वहीं दोबारा जब उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट की फ़ाइल उठाई तो 15 मिनट तक रीड करने के बाद उसने वांग जी की तरफ देखा और कहा, ये सब क्या है मिस्टर लैन। ये सुनकर वांग जी ने कन्फ्यूजन में वो जियान की तरफ देखा ही था, तभी उसके सामने वो फाइल गिरी हुई थी जिसको वो जियान ने फुल फोर्स के साथ फेंका था। और ये देखकर वांग जी 2 कदम पीछे चला गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि क्या हुआ। उसने कन्फ्यूजन में वो जियान की तरफ देखा। वो जियान ने गुस्से से वांग जी की तरफ देखा और कहा, मिस्टर लैन आप यहाँ काम करते हो, आपको पता है ये चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है और आप ऐसे काम करते हो, इसमें कितनी सारी गलतियाँ हैं, तो आप ऐसे ही काम करते हो यहाँ पर। आप नहीं लगता कि आप इस काम के लिए अनएक्सपीरियंस्ड हो। अगर कोई बच्चा बिजनेस डिपार्टमेंट के लिए कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और उसको प्रोजेक्ट मिला हो तो वो भी आपसे अच्छा काम कर सकता है। ये सब क्या है, और अगर आप ऐसा ही काम करते हो तो आप अब तक इस कंपनी में कर क्या रहे हो, आपको तो काम करने का सेंस तक नहीं है। ये सुनकर वांग जी की मुठ्ठियाँ पिस गई। उसे इन शब्दों से ज़्यादा हर्ट नहीं हो रहा था, पर जो पर्सन इन शब्दों को कह रहा था ये सुनकर उसे ज़्यादा हर्ट हो रहा था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो जियान से काटते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर आप अपनी जॉब से हाथ नहीं धोना चाहते
तो मुझे 2 दिन में ये फाइल रेडी चाहिए, वो भी पूरी कंप्लीट। अगर अब की बार इसमें कोई गलती हुई तो मैं आपको जॉब से निकालने के पहले 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचूंगा। समझ में आया आपको? आप अपना पर्सनल काम अपने घर तक रखिए, और अगर आपको एंजॉय करना है तो कीजिए, लेकिन अगर इस कंपनी में रहना है तो मुझे सारा काम अटेंटिवली चाहिए। समझ में आया आपको? ये सुनकर वांग जी ने बस नोट किया और वो बैठ गया। उसे शौक लग रहा था, क्योंकि उसको इस कंपनी में काम करते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, और वो शुरू से ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, और जितने भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है उसकी फाइल बनाकर वो ही सीईओ के असिस्टेंट के हाथ तो सीईओ के पास भेजता था। लेकिन आज दिन तक तो कभी भी कंप्लेन नहीं आई, तो आज सीईओ कंप्लेन कैसे कर सकते हैं? उसे एक बार फिर से चेक करना होगा। यही सोचकर वो फाइल्स को उठा रहा था, तभी उस केबिन का डोर ओपन होता है और बिना किसी नोक के ही वहाँ पर एक ओमेगा गर्ल एंटर करती है, जो अपने उन हाई हील्स के कदमों को टक टक करते हुए सीईओ वू जियान के पास जाती है और उसके दोनों शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहती है, बेब, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये सुनकर वांग जी की बॉडी स्टिफ हो गई। वो पहले ही जो मिस में था, उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो ऊपर देखना चाहता था, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी, वो सामने नहीं देख सकता था, इसलिए वो बस वही था। शायद उस गर्ल ने अभी तक वांग जी को नोटिस नहीं किया था, पर वू जियान को सब पता था कि यहाँ कौन कौन है, इसीलिए उसने उस गर्ल की तरफ देखा और कहा, मैं बिजी हूँ और पता नहीं ये एम्प्लॉय कैसे हैं। ये सुनकर उस ओमेगा गर्ल ने कहा, क्यों, क्या हुआ? ये सुनकर वुर्जिया ने कहा, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन काम करते होंगे, लेकिन यहाँ तो ऐसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है कि मैं क्या बताऊँ। हाँ, शुरुआत के दिन में मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है अपनी कंपनी को लेकर। ये सुनकर उस ओमेगा गर्ल ने अपने हाथों को वुर्जियान के सर पर रखा और उसको सहलाने लगी और कहा, बेबी, टेंशन मत लो, तुम जानते हो ना ये गरीब लोग कैसे होते हैं, इन्हें बस काम चाहिए होता है, भले फिर ये इन्हें आए या ना आए। तुम क्यों इनके पीछे अपना दिमाग खराब कर रहे हो? ये सुनकर वुर्जिया ने कहा, हाँ, तुमने ठीक कहा, इन जैसे मेगाओं को बस दूसरों के। अब मैं क्या कहूँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है शुरुआत के दिन ही। ये सुनकर वो मेगा गर्ल विंग के सामने आ गए और उसने विंग के चीख पर हाथ रखते हुए कहा, ओ बाय द वे, ये सब छोड़ो, ये तो चलता ही रहता है। आज तुम जल्दी ही क्यों आ गए? मुझे तो लगा था कि मैं तुम्हें देखते हुए उठूँगी। ये सुनकर वांग जी की पूरी बॉडी स्टिफ कर गई और वहीं उसे उसकी पूरी बॉडी में जैसे जलन हो रही थी। वहीं विंग, जिसका ध्यान पूरे टाइम वांग जी पर ही था, वो बात भले ही उस ओमेगा गर्ल से कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान वांग जी पर था। वांग जी के हर मूव को वो बस नोटिस कर रहा था। वहीं उसके बाद विंग ने उस ओमेगा गर्ल की वेस्ट में अपने हाथ को डाला और उसे लगभग अपने लैप में बैठा लिया, और उस गर्ल ने भी अपने हाथों को विंग की नेक के अराउंड रैप कर लिया। उस गर्ल ने कहा, बेबी, क्या कल रात तुमने एंजॉय नहीं किया? तुम आज सुबह जल्दी आ गए, मुझे बहुत डिसअपॉइंटेड फील हुआ। मुझे लगा कि जब मैं सुबह उठूँगी तो मैं तुम्हारा फेस देखूँगी। ये सुनकर वुर्जिया ने फाइनली उस ओमेगा गर्ल की तरफ देखा और थोड़ी देर के बाद कहा, आई एम सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें डिसअपॉइंटेड होगा, लेकिन तुम जानती हो कि आज मुझे यहाँ आना था, इसीलिए मुझे जल्दी आना पड़ा, नहीं तो तुम जानती हो कि मैं कभी इतनी जल्दी नहीं उठता। ये सुनकर उस गर्ल ने बस पाउट किया और नोट किया, लेकिन ये इस बात से अनजान के सामने वाले पर्सन को कितना हर्ट हो रहा था। वांग जब तक बस वहाँ स्टिफ बैठा था, लेकिन जैसे ही वो मेगा गर्ल वो जियान के लैब में गई थी, उसका हाथ अपनी नेक पर चला गया था, जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा जलन फील हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी नेक पर किसी ने आग लगा दी हो। और बिना कुछ कहे ही वो उस पूरी फाइल को इकट्ठा करता है और बिना वुर्जियान को वो किए हुए वो बस उस ऑफिस से निकल जाता है। वही वो लड़की जो कि वुर्जियान की एम्बुलेंस में थी। जैसे ही वांग जी उस ऑफिस से बाहर गया था, वुर्जियान ने उस ओमेगा गर्ल को अपनी लेब से तुरंत उठा दिया और उसकी तरफ देखा और कहा, यांगजी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह सुनकर यांगजी ने
विंग की तरफ देखा क्योंकि उसकी टोन में जो चेंज था वो यांगजी फील कर सकती थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें मिस किया इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। वू जियान ने कहा, तो तुमने मुझे अब देख लिया, अब तुम जा सकती हो, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। ये सुनकर यांगजी ने क्यूट बनने के लिए पाउट किया, लेकिन विंग का ध्यान उस पर नहीं था। फिर भी यांगजी ने ट्राई करते हुए कहा। उसने एक हाथ को वू जियान के शोल्डर पर रखा और कहा, ठीक है, तुम्हें काम है तो, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये सुनकर वू जियान ने कहा, कहो। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे एक पार्टी चाहिए। वैसे भी तुम कल आज ही ज्वाइन हुए तो ये तुम्हारे एम्प्लॉयज़ की भी पार्टी हो जाएगी और हमारे जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं हम उनको भी बुला लेंगे। वैसे भी हमें उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो एक काम में दो काम हो जाएंगे। ये सुनकर वू जियान ने थोड़ी देर तक कुछ नहीं किया, कहा। उसके थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है, सभी कॉलेज फ्रेंड्स को तुम इन्फॉर्म कर देना, मेरे एम्प्लॉयज़ को मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ये सुनकर यांगजी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई और उसने विंग के चीक पर किस कर लिया। इस बात से अनजान कि किसी को इन सब से फ़र्क पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। और वू जियान ने यांगजी ने जैसे ही वू जियान को किस किया, वू जियान ने यांगजी की तरफ घूरते हुए कहा, तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे किसी का टच पसंद नहीं है, तो तुम हमेशा मुझे टच क्यों करते रहते हो? अगर अगली बार तुमने बिना मेरी मर्जी के मुझे टच करने की कोशिश की तो आई स्वेयर यांगजी, तुम ओमेगा हो या कोई भी, मैं ये टॉलरेट नहीं करूँगा। अपना डिस्टेंस मुझसे बनाए रखा करो, समझ में आया तुम्हें? ये आवाज़ विंग की नहीं, विंग के अल्फा की थी। और ये सुनकर एक पल के लिए तो यांगजी भी 2 कदम पीछे चली गई, क्योंकि विंग के वो फेरोमोन्स बहुत सफोकेटेड थे। यांगजी ने अपनी कांपती आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी भूषण, मुझे माफ़ कर दो, मैं इससे ध्यान रखूँगी। उसे बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही थी क्योंकि जितने भी उसमें वो फेरोमोन्स जो उस केबिन में फैल चुके थे वो बहुत डार्क थे, तो वो एक ओमेगा है, वो भी अनलॉक्ड, तो उसको सफोकेशन फील हो रही थी। वही वांग जी जो कि अपनी सीट पर जाकर बैठ चुका था और अपने काम को करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो इस जॉब को लूज़ नहीं कर सकता। थोड़ी देर बाद ही विंग वापस से अपनी केबिन से बाहर आता है और यांग जी ने उस आर्म अभी भी विंग के आर्म को पकड़ रखा था, लेकिन सेफ डिस्टेंस से। विंग ने सबकी तरफ देखा और कहा, कल शाम को ऑफिस में एक पार्टी होगी मेरे यहाँ आने की खुशी में, तो आप सब लोग यहाँ इनवाइटेड हैं। ये सुनकर पूरे ऑफिस में जैसे एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसके बाद विंग वापस अपने केबिन में चला जाता है, एक बार वांग जी की तरफ देखकर। उसके बाद यांग जी भी उसके साथ उस रूम में चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो वापस से केबिन से बाहर होती है और वहाँ से चली जाती है। वही वांग जी जिसे कोई जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ा था, उसे बस अपना काम करना था, वो इस जॉब को लूज़ नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने बस अपने काम को करना स्टार्ट किया। उससे इतना ज़्यादा काम बस वापस से दोबारा करना था, इसीलिए उसने बस वो कंप्यूटर पर बैठ गया। और जब से वो बैठा था अब लंच हो चुका था। चेंगशा वांग जी के पास आए और उसने कहा, वांग जी लंच हो चुका है, तुम क्या कर रहे हो, चलो लंच करने। ये सुनकर वांग जी ने चेंगशा की तरफ देखा और कहा, चेंगशा मैं नहीं कर सकता, मैं लंच नहीं कर सकता, मुझे काम है, तुम जाओ, वैसे भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड वेट कर रहा होगा। ये सुनकर चेंगशा ब्लश कर गई। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। ये बोलकर चेंगशा वहाँ से चली जाती है। वही विंग जो अपनी कैबिन में बैठा हुआ था, शुरू से वो बस वांग जी को ही देख रहा था। वो देख सकता था कि शुरू से वांग जी ने अपनी सीट से वो हिला तक नहीं है और बस काम कर रहा है। अब लंच ख़त्म होकर अब सभी एम्प्लॉयज़ के जाने का टाइम आ चुका था और वांग जी अभी भी काम कर रहा था। जब उसने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि कोई एम्प्लॉय है ही नहीं यहाँ पर। उसने टाइम देखा तो सभी एम्प्लॉयज़ का जाने का टाइम हो चुका था। उसने कंप्यूटर में देखा और ट्राई किया। उसने अपने मन में सोचा, ये हाफ हो चुका है और हाफ मैं कल कर लूँगा, मुझे अभी जल्दी घर पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो एक और स्ट्रॉम मेरा वेट कर रहा होगा। ये बोलकर उसने तुरंत अपने लैपटॉप को क्लोज़ किया और अपने सभी बिलोंगिंग्स को कलेक्ट किया और वो वहाँ से चला गया। इस बात से अनजान की 2 आँखें शुरू से ही उसे बस देखे जा रही थी। उन आँखों में क्या था ये कोई गेस नहीं कर सकता था।
वांग जी उस ऑफिस से निकल चुका था और वो दिन ऐसे ही बीत चुका था। अब नेक्स्ट डे आ चुका था। वांग जी आज टाइम से ऑफिस आया था और ये देखकर चेंगशाओ खुश थी, क्योंकि कल जो हुआ वांग जी ने चेंगशाओ को बताया था। वहीं आज वांग जी थोड़ा सा लग रहा था, क्योंकि उसके फोरहेड पर चोट लगी हुई थी और उस चोट पर बैंडेज भी नहीं था, बल्कि वो चोट जैसे सूखी गई हो। चेंगशाओ ने जब ये देखा तो उसने वांग जी की तरफ देखकर कहा, वांग जी तुम्हें चोट कैसी लगी? ये सुनकर वांग जी ने चेंगशाओ की तरफ देखा और कहा, चेंगशाओ तुम मुझे बार बार क्यों पूछती हो? तुम जानती हो ना कि मैं गिरता रहता हूँ और पिछले 3 साल से मुझे चोट लगती है, तो तुम मुझे बार बार मत पूछा करो। ये सुनकर चेंगशाओ ने सस्पिशियसली वांग जी की तरफ देखा। उसके बाद वो अपनी सीट पर चली गई, क्योंकि वो जानती है वांग जी को कितना भी कर ले वांग जी उससे बात नहीं करने वाला। वांग जी एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। वो भी चेंगशाओ जिसने उससे बात करने की शुरुआत की थी, उसे भी बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी वांग जी से दोस्ती करने में, लेकिन धीरे धीरे वांग जी उसके साथ घुल मिल गया था। अब वो पूरा दिन भी वांग जी ने बस उस काम को करने में बिता दिया। जब से वो आया था तब से वो अपनी जगह से हिला तक नहीं था और अब शाम हो चुकी थी, ऑफिस आवर्स एंड हो चुके थे। वांग जी ने अपने काम को फिनिश किया और डीप ब्रीथ लेते हुए कहा, हाँ फाइनली ये फिनिश हो गया। अब कल मुझे इसे बस बॉस को देना है और शायद अब तो इसमें सब ठीक होगा। मुझे तो लगा था कि ये सब ठीक है, पर मुझे नहीं पता कि शायद वो मुझसे अभी भी बहुत ज़्यादा नफरत करता है, वांग जी ने मन में सोचा। उसके बाद उसने उस फाइल को अपने लॉकर में रखा, अपनी सारे सामानों को समेटा और जाने के लिए तैयार हो गया था। वो थोड़ी दूर चला ही था तभी उसे एक डीप वॉइस सुनाई देती है, वेयर आर यू गोइंग मिस्टर लेन? और ये आवाज़ सुनकर वांग जी अपनी जगह पर स्टिफ हो जाता है, क्योंकि आज ये आवाज़ उसने सुबह से नहीं सुनी थी। यहाँ तक कि इस आवाज़ से या ये आवाज़ जिस पर्सन की थी उससे उसका सुबह से सामना नहीं हुआ था। वांग जी वापस नहीं मुड़ना चाहता था, लेकिन वो उनके बॉस को डिसरेस्पेक्ट भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो घूमा और उसने अपने सीईओ वू शियान की तरफ देखा। वांग जी ने अपनी नज़रों को झुकाया और वो करते हुए कहा, मेरा काम ख़त्म हो गया है मिस्टर वी, तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये सुनकर वू शियान के फेस पर फ्रॉन आ गया। उसने देखा और कहा, घर जा रहा हूँ, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि आज पार्टी है? आप पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाले? मुझे तो लगा था कि आपको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होगी, खुद को अल्फाओं के बीच खुद को अल्फाओं के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाकर यही तो करते हो तुम। ये सुनकर वांग जी ने बड़ी बड़ी आंखों के साथ विंग की तरफ देखा। ये वर्ड बहुत हर्टफुल थे। उसे सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी, लेकिन वो खुद को वीक नहीं दिखाना चाहता था। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे नहीं पता मिस्टर वी आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन भले ही आप मेरे बॉस हो, लेकिन आपका मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं बनता। और रही बात पार्टी की, तो मुझे ऐसी पार्टीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। वांग जी ने ये सारी बातें विंग की आंखों में देखते हुए कही थी। इस बार वांग जी की आंखों में कोई डर नहीं था। वांग जी सब कुछ टॉलरेट कर सकता है, लेकिन अपने कैरेक्टर पर उंगली बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता। और ये सब सुनकर एक पल के तो विंग भी शॉक था, लेकिन उसने फिर से अपने फेस को उतना ही कोल्ड बनाया और वांग जी की तरफ देखा और कहा, मैंने आपसे ये पूछा नहीं है, मैंने आपको ये बताया है मिस्टर लेन कि आपको आज की पार्टी में शामिल होना है, नहीं तो कल आप अपना रेजिग्नेशन लेटर मेरे टेबल पर रख देना। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा, लेकिन विंग ने वांग जी को कुछ कहने का मौके दिए बिना ही वो वहाँ से चला गया। वांग जी के पास और कोई रास्ता नहीं था। अभी भी पार्टी शुरू होने में 1 घंटा था, इसीलिए वो ऑफिस के बाहर एक ट्री लगा हुआ था वहीं चला गया। वो इस ट्री के नीचे बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। बहुत सारी धुंधली यादें उसके दिमाग में आने लगी और उन्हीं यादों में था कि 2 पर्सन उसी तरह पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक पर्सन बैठा था और दूसरे पर्सन का सिर पहले पर्सन की लेप में था और वो अपना फ़ोन चला रहा था। तभी उस पर्सन ने कहा, विंग तुम कब तक फ़ोन चलाने वाले हो? उठो, अब तो मेरे पैर भी दर्द करने लगे हैं। ये सुनकर विंग
वो पर्सन जो और को नहीं बल्कि विंग था, उसने पाउट करते हुए कहा, लन जा, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ क्या? तुम्हारा अल्फा तुम्हारी वार्मथ भी फील नहीं कर सकता? और मुझे थोड़ी देर आराम करने दो ना। तुम्हें पता है उस प्रोफेसर ने आज बहुत बोर किया। पता नहीं ऐसे प्रोफेसर आए कैसे जाते हैं। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें हर प्रोफेसर ही बोरिंग लगता है विंग? तुम यहाँ पढ़ने आते हो या फिर एंजॉय करने आते हो? ये सुनकर विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, सच बताऊं? ये सुनकर वांग जी ने नोट किया। विंग ने कहा, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आता हूँ। ये सुनकर वांग जी के ईयर्स पिंक हो गए और उसने कहा, तुम चीज़ी लाने नहीं बोल रहे थे? ये सुनकर विंग उठकर बैठ गया और उसने वांग जी के चीक्स को पकड़ते हुए कहा, ये कोई चीज़ी लैंड नहीं है, मैं सच में अपनी चीज़ी को देखने आता हूँ। ये सुनकर वांग जी ने विंग की शोल्डर पर हिट किया और कहा, स्ट्रेमलेस। ये सुनकर विंग हंसने लगा। वांग जी ने कहा, ठीक है, वो बहुत हुआ मजा है, वो हमें चलना चाहिए, हमारी क्लास लगने वाली है। ये सुनकर विंग ने नोट किया और कहा, मैं एक शर्त पे चलूँगा। ये सुनकर वांग जी ने कहा, और वो शर्त क्या है? विंग ने कहा, मुझे अपने ओमेगा से किस चाहिए। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, विंग, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तुम इतने स्ट्रेमलेस कब से हो गए? ये सुनकर विंग ने कहा, प्लीज़ नारंजा, देखो यहाँ पर कोई नहीं है, कौन हमें देखेगा? और वैसे भी ये पहली बार नहीं है जब मैं तुम्हें किस कर रहा हूँ, हमको बहुत लोगों ने देखा है। इसके बाद विंग ने वांग जी कुछ कहने का मौका नहीं दिया और उसके लिप्स पर बस किस कर लिया। थोड़ी देर जैसे ही विंग और वांग जी के लिप्स टच हुए, उधर वांग जी जो ट्री के नीचे बैठा हुआ था उसकी आंखें ओपन हो गई और उसने देखा कि वो पिछले 1 घंटे से यहाँ बैठा हुआ है। उसकी आंखें नमती और आंसू कब उसके चीक से होते हुए नीचे गिर गए उसे खुद ही नहीं पता चला। वो उठता है और साय करता है, उसे ना चाहते हुए भी पार्टी में जाना होगा और वो पार्टी में जाने के लिए निकल जाता है। तो है एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अगर इस पर बहुत अच्छे खासे लाइक आएंगे तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए एंड मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।